या तो 2b का 16 देखते हैं। अच्छा ये तो अपोलिनियर सर्कल का नहीं है, दूसरा वाला है। तो इसको देखो कैसा दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 5 माइनस 4 आयोटा अपॉन z माइनस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। दिस आर्ग्यूमेंट इज गिवन माइनस 5/4 ऐसा दिया हुआ है। तो इसको अब अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि दिस लुक्स लाइक आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्लॉट z1 एंड z2 प्रॉपर्ली। तो एक है 5 कॉमा माइनस 4, तो 5 कॉमा माइनस 4 ऐसा कुछ बन जाएगा, a 5 कॉमा माइनस 4 समवेयर ओवर हियर। उसके बाद b क्या बन रहा है, माइनस 3 कॉमा 2। ऑलराइट, तो माइनस 3 कॉमा x माइनस 3 y माइनस 2, तो b इज माइनस 3 कॉमा 2। तो अब अपन को ये चेक करना है कि अगर इन दोनों पॉइंट से मेजर आर्क बनाना है, तो नीचे वाला मेजर आर्क है ऊपर वाला मेजर आर्क है, अपन को नहीं पता। तो अपन ऊपर वाला बना के देखते हैं पहले। तो अगर मैं z ऊपर वाले मेजर आर्क पे लेता हूं तो z माइनस z1 बच्चों ये वाला वेक्टर है, और z माइनस z2 बच्चों ये वाला वेक्टर है, तो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो अपेरेंटली इन दिस केस डू यू अंडरस्टैंड कि ये वाला एंगल मेजर हो रहा है, ये वाला एंगल, एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ये पॉजिटिव है। तो एक्चुअली में करेक्ट वाला वर्जन कौन सा होगा बच्चों, करेक्ट वर्जन इज लोअर वाला मेजर आर्क, ये दिस इज द लोकस। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर पॉइंट पी लेता हूं तो ये रहा तुम्हारा z माइनस z2 और ये रहा तुम्हारा z माइनस z1। तो यहाँ से यहाँ मतलब ये क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव मेजर हो रहा है। तो द लोअर मेजर आर्क इज द करेक्ट आंसर। तो मैं इसको हटा देता हूँ यार, ये फोकट, दो डायग्राम कैन बिकम कंफ्यूजिंग। तो वी वर दूसरे डूइंग, डायरेक्शन में होगा ना? नहीं सही है ना यार, z माइनस देख न्यूमरेटर में z माइनस दिस, तो इस वेक्टर से ओरिजिनेट होने वाला है ना। तो ये हेड वेक्टर है और ये वाला टेल वेक्टर है ना। तो टेल से हेड मतलब यही डायरेक्शन है ना, वो विच ये इज क्लॉकवाइज नेगेटिव। मतलब नेगेटिव। तो एक्चुअली ये नीचे वाली डायरेक्शन वाला जो मेजर आर्क है वो आंसर है। तो उसने क्वेश्चन में अब क्या पूछा, उसके बेसिस पर अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसने बोला है कि whose length of arc is this, whose center is this, तो सेंटर रेडियस निकालना है बेसिकली। तो सेंटर रेडियस निकालना थोड़ा सा बस लेंथी काम हो गया। लुक एट दिस, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये एंगल तो 45 डिग्री है ना, उसने बोला हुआ है। तो सेंटर पे कितना, सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो दिस इज 90 डिग्री। उसके बाद ये लाइन का स्लोप क्या है, 6 अपॉन माइनस 8, बहुत ही बुरा है यार। ए बी का स्लोप क्या है, ए बी का स्लोप है 6 अपॉन माइनस 8, मतलब -3/4। तो फिर इसका स्लोप क्या बन जाएगा, सी एम, एम का कोऑर्डिनेट बन रहा है 1 कॉमा -1 है ना, दिस प्लस दिस बाय 2 एंड दिस प्लस दिस बाय 2 एम का -1। तो स्लोप ऑफ सी एम क्या बन जाएगा, +4/3। तो लुक एट दिस, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, देखो एक्चुअली में ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला 4² + 3², मतलब ये डिस्टेंस 5 है, तो ये भी 5 हो गया, क्योंकि ये 90 था तो ये भी 45 डिग्री 45 डिग्री हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये वाला साइड लेंथ इज आल्सो 5। तो एम से 5 यूनिट्स नीचे बट अलोंग दिस लाइन। तो इसको कैसे बोलते थे, सी का कोऑर्डिनेट x1 + r, r इज नेगेटिव क्योंकि पीछे साइड पे आ रहे हैं, x1 + r cos थीटा, मतलब ये अगर टेन थीटा है आपका, टेन थीटा 4/3 है, तो कॉस थीटा बन जाएगा 3/5 एंड साइन थीटा बन जाएगा 4/5। तो x1 और r cos थीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन यूज कर रहा हूँ, एंड y1 + r साइन थीटा। तो ये पीछे 5 यूनिट्स अगर आ जाऊंगा तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x1 + r cos थीटा, y1 + r साइन थीटा। तो ये क्या मिल रहा है, we are getting c का कोऑर्डिनेट as this is 1 - 3 मतलब -2 and this is -1 -4 -5। तो we have c का कोऑर्डिनेट is this, तो ये सेंटर है। और रेडियस तो हमें मिल ही चुका है, ये 5 है ये 5 है, तो रेडियस इज 5√5। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो विच ऑप्शन इज दैट, ए हो गया है हमारा, डी हो गया है। और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे बच्चों, आर्क लेंथ। तो एक्चुअली ये एंगल 90 है, तो बाकी बचा हुआ 3π/2 है। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है r इंटू थीटा, तो 5√5, एंगल कितना है 3π/2, तो कितना बन रहा है 15√5/2। इज दैट द ऑप्शन, ना दैट इज नॉट द ऑप्शन। तो आर्क लेंथ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये 16 हो गया। फिर 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट्स सी 6 क्वेश्चन आल्सो। सर
हाँ बोलो। सो कॉम्प्लेक्स ऑफ पीडीएफ भेज सकते हो क्या एक बार? बुकलेट का यस। वैसे ग्रुप पे पोस्टेड है, मतलब जस्ट इन केस। रुको भेज देता हूँ। भेजा। हम्म। तो सर रेडियस 5√2 होगा ना? अच्छा हाँ सॉरी, 5√2। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने 5√5 क्यों लिखा, इवन आई डोंट नो। तो वो एक्चुअली फिर सही था, ये सही था। तो आंसर इज बी सी डी। सही था, वो सही था, करेक्ट। और इसके बाद वाला क्वेश्चन ये तो देखो, ये जिस भी बच्चे को डाउट था अपोलोनियस सर्कल में, ये देखो क्लियर कट ऐसा कैसे आ गया, z-z1/z-z-2 is 3। तो दिस इज अ सर्कल, लोकस इज सर्कल। बट आई होप यू रिकॉल, मैंने कैसा डायग्राम भी बनाया था। आई होप सबको याद हो कि z-z1 और z-z2, तो मैंने बोला था ना, याद आ रहा है कि k ग्रेटर देन 1 यहाँ वाले सर्कल बनेंगे, याद आ रहा है? ऐसे टाइप के सर्कल बनेंगे, क्योंकि पीए बेसिकली पीबी से बड़ा है, तो इस साइड पे सर्कल बनेगा। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि सर्कल तो है, बट ऑप्शन के बेसिस पर ये कैसा वाला सर्कल बनेगा, सर्कल विद Z2 इंटीरियर पॉइंट एंड Z1 एक्सटीरियर। सर्कल विद Z2 इज इंटीरियर पॉइंट एंड Z2 एक्सटीरियर पॉइंट, सिंपल। ओके। उसके बाद कौन सा था, 2A का 11। तो 2A का 11 भी देखो कितना अच्छा नाइसली फ्रेम्ड क्वेश्चन है। तो 2A का 11 बोल रहा है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ कम गया के बाद 2A 11। हाँ, तो देखो यूजुअली तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट नाउ दैट वी नो काइंड ऑफ काफी ज्यादा थ्योरी, तो अपन इसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो ये z इज अ वेरिएबल पॉइंट एंड t इज ऑल्सो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स सच दैट मॉड t हमेशा बने, तो z का लोकस क्या कहलाएगा। तो देखो अभी तो फिलहाल वी कैन मेक एनी कमेंट ऑन z का लोकस, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज द फैक्ट दैट मॉड ऑफ z इज 1, इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आई नीड टू गेट t, आई नीड टू गेट t का वैल्यू। तो मैं यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या बन रहा है, zc प्लस बी अपॉन z माइनस ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, मॉड ऑफ cz प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ z माइनस ए इज गिवन 1। तो ध्यान से देखो, ये काइंड ऑफ कैसा दिख रहा है, ये काइंड ऑफ कैसा दिख रहा है, z प्लस समथिंग का मॉड अपॉन z माइनस समथिंग का मॉड, ऐसा दिख रहा है। बट अपने कन्वीनियंस के लिए और प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए पहले तो c कॉमन निकालो। और ध्यान से देखना क्यों, क्योंकि जब c कॉमन निकालोगे तब जाके ये प्रॉपरली कैसा बन रहा है, जब c कॉमन निकाला। तो अब नाउ इट प्रीटी मच रिजेंबल्स z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉड्यूलस इज अ कांस्टेंट। ये देखो एबीसी वर पॉजिटिव, सॉरी एबीसी वर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स, तो 1 बाय मॉड सी इज अ कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। तो अब दिख रहा है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज कांस्टेंट। तो अगर ये है तो लोकस ऑफ z क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन मॉड सी का वैल्यू। तो मॉड सी का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, क्योंकि मॉड टी 1 है एंड मॉड सी मॉड टी के बराबर नहीं है, तो मॉड सी इज नॉट 1, मॉड सी 1 नहीं है, तो ये रेशियो 1 नहीं है, तो लोकस ऑफ z इज अ सर्कल। तो इफ यू ट्राई टू डू इट बाय एनी अदर मेथड दिस वुड हैव बीन वेरी लेंथी, बहुत इरिटेटिंग हो गया होता और बहुत परेशान कर दिया होता हम लोग को। तो दिस वाज 2A का 11। उसके शायद एक और क्वेश्चन पेंडिंग है बच्चों, देख लेते हैं। हाँ उसके बाद ये वॉइस देखो, लैग हो। अच्छा वॉइस लैग हो रहा है यार, थोड़ा सा हो सकता है इंटरनेट का इशू हो। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 44। तो ये क्वेश्चन काफी डरावना है, बट देखो अपन साथ में करते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड वो मांग क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन 34 पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन 3 का एक्सरसाइज 3 का 44 पढ़ो, और जरा सोच के बताओ एक्चुअली मांग क्या रहा है। एक जगह एक कोई मुझे हिंट दो ना, व्हाट एग्जैक्टली आर दे आस्किंग फॉर। एक बार देखो ना क्या क्या दिया हुआ है डेटा, क्या मांग रहा है इवेंचुअली। एनीवन? 44 एक्सरसाइज 3 44 क्या बोल रहा है, इन आर्गेंट डायग्राम, मतलब ये आर्गेंट प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन L1 इंटरसेक्ट्स द कर्व मॉड z इक्वल्स टू r एट a and b। तो ये L1 a और b पे कट कर रहा है सर्कल को, मॉड z इक्वल्स टू r, एंड अनदर लाइन L2 intersects this circle at C and D। Prove that L1 and L2 intersect at a point given by this। तो मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो, सिंपली दे आर आस्किंग फॉर इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 ना, मतलब दे आर आस्किंग फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है, निकाल लेते हैं। कितने बच्चों से हमारा पहले लाइन ए बी निकालते हैं। लाइन ए बी निकल जाएगा तो सी डी अपने आप निकल जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो लाइन ए बी, तो लाइन ए बी का 2 पॉइंट से पास हो रहा है ए और बी, तो कितने चलो बच्चों को चलेगा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। इट इज पासिंग थ्रू ए एंड बी, तो z माइनस z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट इज z2 माइनस z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज लाइन ए बी, दिस इज लाइन ए बी। बट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, देर इज नो ए बार बी बार सी बार डी बार। उसने जो प्रूव करने के लिए बोला उसमें ए बार बी बार सी बार डी बार नहीं है। क्यों? क्योंकि वी कैन गेट रिड ऑफ देम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी सी डी आर लाइंग ऑन द सर्कल, तो वी कैन से दैट mod a इक्वल्स टू mod b इक्वल्स टू mod c इक्वल्स टू mod d हो जाएगा ना बच्चों। तो अगर इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज आर आल्सो इक्वल्स आर, तो इसको स्क्वायर करके मैं ये लिख सकता हूँ ए बार बी बार सी बार डी बार इज ऑल्सो आर स्क्वायर, ये बोल सकता हूँ। तो कैन वी गेट रिड ऑफ ऑल द कॉन्जुगेट वाला टर्म्स, ए बार बी बार सी बार डी बार सबको कटा सकते हैं क्या? कटा सकते हैं। ए बार को लिख दो आर स्क्वायर बाय बी और ए तो एज इट इज, बी बार को लिख दो आर स्क्वायर बाय बी माइनस आर स्क्वायर बाय ए, दैट इम्प्लाइज वी आर गेटिंग जेड माइनस ए अपॉन जेड बार माइनस आर स्क्वायर बाय ए। इसका एलसीएम लेके लिखो क्या बन रहा है, आर स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए बी उधर चला जाएगा, तो ए बी कैंसिल हो रहा है। वी आर गेटिंग व्हाट, लाइन ए बी की इक्वेशन क्या बन रही है, जेड माइनस ए माइनस ए बी अपॉन आर स्क्वायर इंटू जेड बार माइनस आर स्क्वायर बाय ए, ऐसा बन रहा है। जिसको इस साइड ट्रांसफर कर दो यार, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आर स्क्वायर जेड अपॉन ए बी, आर स्क्वायर बाय ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर बाय ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन रहा है बच्चों। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग, ये बन रहा है, दिस इज लाइन ए बी। अब लाइन ए बी एक बार अपन ने अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया, तो कहना ऐसे कि सिमिलरली जस्ट इसको देखा देखी, जैसे ए बी का है वैसे सी डी का इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, सिमिलरली लाइन सी डी क्या बन जाएगा, कहने से लाइन सी डी विल बी आर स्क्वायर जेड बाय सी डी माइनस आर स्क्वायर बाय डी, मैंने प्लस था सॉरी, माइनस जेड बार प्लस आर स्क्वायर बाय सी, दिस इज लाइन सी डी। तो अपनी सी डी और ए बी दोनों की इक्वेशन आ गई है, और उसने क्या निकालने के लिए बोला है, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड, they are asking us to find intersection point. How do you find intersection point? सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर। To find intersection point, get rid of z bar and get z. So how do you get rid of z bar? Subtract the two above equations. तो subtract करोगे तो r square z 1 by ab minus 1 by cd, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस आर स्क्वायर बाय दिस 1 बाय डी माइनस 1 बाय बी इज जेड बार सब्ट्रैक्ट करा तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर अपॉन 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी। तो फॉर्चुनेटली आर स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, और देखो आई थिंक आंसर आ ही गया। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन हुआ बट नेवर माइंड, सॉल्व तो हो गया ना। तो ये काफी, इसलिए मैंने स्टार मार्क करके दिया था सम। इट वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग द इक्वेशन एंड सॉल्विंग देम, इट वाज नथिंग एल्स। तो आंसर लुक्ड वेरी वेरी स्कैरी, बट ठीक है। और आई थिंक एक क्वेश्चन बाकी था, तो वो भी सॉल्व कर देता हूँ, फिर आगे थ्योरी बढ़ाते हैं। आज अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। वैसे अपना लेक्चर 7:15 तक है ना। ABC BCA CAB, this was question 4 pending. चलो, ये डिटरमिनेंट तो ओपन करना आता होगा। डिटरमिनेंट अगर ओपन किया होगा आप लोगों ने तो नोटिस किया होगा कि ये कंडीशन बसती है, सिंपली जस्ट ओपन द डिटरमिनेंट। You know how to open a determinant. A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is 0. So if A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is 0, इसकी कंडीशन याद है बच्चों? Either you have A plus B plus C is 0 और A equal to B equal to C, कुछ याद आ रहा है ऐसा? A plus B plus C 0 और A equals to B equals to C। अब ध्यान से देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है। Why is this not possible? Because A plus B plus C का 0 होना मतलब mod Z1 plus mod Z2 plus mod Z3 0 होना।
और इन तीनों का सम 0 होना, उसका मतलब हो जाएगा मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 तीनों का 0 होना, और तीनों मॉडुलस 0 हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 है मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट हैव बीन 0, तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो जाएंगे। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो गए तो वो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। तो देयर इज नो वे दिस कैन बी ट्रू, क्वेश्चन बिकम्स अ कॉन्ट्राडिक्शन देन, ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी ट्रू। मतलब mod z1 इक्वल्स टू mod z2 इक्वल्स टू mod z3, ये एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा वाला पॉसिबिलिटी सही नहीं है। तो अगर mod z1 इक्वल्स टू mod z2 इक्वल्स टू mod z3, तो इसको अपन ज्योमेट्रिकली क्या बोल सकते हैं, z1 z2 z3 ऐसे 3 पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है बच्चों, इक्वल है। तो कहना से ऑल ऑफ देम, अगर तीनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम है तो ऑल ऑफ देम लाई ऑन अ सर्कल विच हैज सेंटर 0, ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तीनों सेम ही है। तो अपन बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ देम आर लाइंग ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। एक सर्कल पास होगा यूनिकली इन 3 पॉइंट से। तो बस अगर ये 3 पॉइंट साइक्लिक हैं तो क्वेश्चन ही हो गया। ये देखो उसने क्या प्रूव करने के लिए बोला था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 by z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 minus z1 upon z2 minus z1। तो z3 minus z1 upon z2 minus z1, तो ये एंगल बेसिकली, तो इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। चलो बच्चों इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, ये थीटा है, लेट दिस बी थीटा। इसका मतलब ये एंगल z3 अपॉन z2 मतलब z3 minus 0 अपॉन z2 minus 0 मतलब ये एंगल, तो ये एंगल तो 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा तो ये 2 थीटा है। That implies argument of z3 by z2 is basically 2 times argument of z3 minus z1 upon z2 minus z1। बस हो गया प्रूफ। आप आर्ग्यूमेंट को रिवर्स में क्या लिख सकते हो, जैसे लॉग जैसा बिहेव करता है ये मैंने बताया था। तो log of 2 log x is log of x square, ये लिख सकते हो। तो ये खाली रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक है, so this takes care of all the questions that we were doing in the last lecture। ठीक है, चलो तो लास्ट लेक्चर तक अपना हो गया था इतना सब। आज अपन और आगे बढ़ाते हैं। तो स्टैंडर्ड लोसाई में अब ध्यान से देखो, अपन ने 2-3 तो पढ़ ही लिए, मतलब 2-3 क्या सारे मेजर वाले पढ़ लिए जो काफी अनयूजुअल बट काफी इंपॉर्टेंट थे। अब ये वाले तो मैं सिर्फ फॉर्मुलेटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, आपको ये तो आते ही है काइंड ऑफ। ध्यान से देखो, ये तीनों की भी आपको इक्वेशन पहचानना आनी चाहिए, सो दैट अगर ये एग्जैक्ट दिख जाए, इफ यू गेट टू सी दिस एग्जैक्टली, देन आपका आंसर क्या है, लोकस क्या है ऐसा। तो देखो पहला वाला क्या है बच्चों, ये वाला पैराबोला। तो पैराबोला की कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन कैसी दिखेगी, देखो कॉम्प्लेक्स में डेफिनेशन तो सेम है। अगर फोकस गिवन है, लेट्स से फोकस इज गिवन पॉइंट z0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन a bar z plus az bar plus b equals to 0, देन पैराबोला की इक्वेशन कैसी दिखेगी बच्चों, गेट यूज्ड टू दिस। then parabola is given by, do you understand, distance from fixed point। तो locus of a point such that distance from fixed point मतलब distance from focus, उसको किसके बराबर रख दो, perpendicular distance from line। तो आई होप यू रिकॉल लास्ट लेक्चर या फिर लास्ट लेक्चर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकलवाया था, याद रखने के लिए नहीं बोला था बट एटलीस्ट निकलवाया था, तो वी कैन यूटिलाइज दैट। तो ऐसी अगर इक्वेशन दिखे, if you encounter something like this then you should be able to realize कि यार ये तो पैराबोला है। पढ़ना सीखो इसको। ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, z का z0 से डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और ये होता है z का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm। तो ps इक्वल्स टू pm मतलब पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला, सिंपल। उसके बाद क्या था बच्चों स्टैंडर्ड लोकस में, स्टैंडर्ड लोकस में ये भी आता है, इसकी भी शक्ल पहचानना चालू कर दो। तो एलिप्स क्या होता है बच्चों, वेरी इजी, सबको याद है। अगर az1 एंड bz2 आर द टू फोसाई, अगर एलिप्स के दो फोसाई दिए हुए हैं az1 bz2 एंड मेजर एक्सिस लेंथ, ये देखो मैं कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, मेजर एक्सिस लेंथ इज 2a, देन एलिप्स इज गिवन बाय, एलिप्स का इक्वेशन याद आ रहा है, सम ऑफ डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट। तो एक p वेरिएबल पॉइंट है z, तो p का डिस्टेंस फ्रॉम a प्लस p का डिस्टेंस फ्रॉम b,
is constant. I hope you recall. This is what the equation of ellipse will look like. And obviously बात थी, अपना assumption रहता था कि sum of distances PA plus PB, तो sum of distances is 2A, वो AB से तो बड़ा ही होगा ना, PA plus PB हमेशा AB से बड़ा होगा, तो ये ऐसा लिख देते थे अपन, दिस इज द कंडीशन फॉर इलिप्स। और हाइपरबोला भी याद ही आ गया होगा, तो ये भाई पढ़ी हुई चीज अपन को पहले से आती है, बट वी आर एक्चुअली सीइंग दिस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड नथिंग एल्स। तो हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या था, AZ2 एंड BZ2 आर, AZ1 एंड BZ2 आर द फोसाई, एंड ट्रांसवर्स का लेंथ अगर गिवन है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ इज गिवन 2A, then hyperbola is given by PA minus PB is difference of distances is constant K. PA minus PB is constant K. चलेगा? Where of course PA minus PB is difference of T sides. तो K क्यों बोल रहा हूँ, 2 है ना, difference of two sides must be less than third side. तो ये वही चीज वापस बस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक और ऐसे टिप दे देता हूँ, नोट दे देता हूँ, ये भी उसके बाद सारा एक साथ कॉपी कर लेना बच्चों। एक टिप देखो, इफ सम इक्वेशन, कोई सी ऐसी इक्वेशन आ रही है जेड में विच इजंट अ स्टैंडर्ड लोकस, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है जेड में जो हमें देख के उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही है, इट इज नॉट दिस दैट फलाना ढिमका, अभी तक जितने भी अपन ने देखे उसमें से कोई सा भी पहचान वाला नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी पहचान वाला नहीं है, then only this is the last resort, then put z equals to x plus y iota, simplify in x and y, and then interpret. All right, then interpret your equation. ऐसा, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, दिस मे नॉट बी द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन ये कॉन्सेप्ट, बट जैसे ऐसा दिया हुआ है कि लेट z be variable complex number such that, let z be a variable complex number such that, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उसने पूछा लोकस ऑफ z क्या होगा। तो ऐसे देख के तो कुछ स्टैंडर्ड लग नहीं रहा यार, z प्लस जेड बार का मॉड इज z माइनस जेड बार का मॉड, इट डजंट लुक लाइक एनीथिंग स्टैंडर्ड आई हैव टॉट। एक अपन ने ऐसा देखा z माइनस z1 का मॉड एंड z माइनस z2 का मॉड इक्वल, बट इसमें z1 z2 फिक्स पॉइंट होते थे और z वेरिएबल होता था, तो अपन बोलते p इक्वल्स टू pb, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता था। इसमें देयर इज नो सच थिंग एज z1 z2, इसमें सब z z z ही है। तो इसका अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अपन क्या करेंगे बच्चों, we are going to just simply put, हमें कोई आइडिया नहीं है वो क्या बोल रहा है, we are simply going to put z is x plus y iota, then तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, z plus z bar मतलब 2x and z minus z bar is 2 by iota, तो 2x का मॉडुलस इज 2 times mod x, 2 by iota का मॉड इज 2 by, और iota का मॉड तो 1 ही होता है, तो सबको समझ आ रहा है, mod y equals to mod x मतलब y equals to plus minus x, y equals to plus minus x, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स को अपन को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करना आता है अपने एक्स वाई प्लेन में। तो ये लोकस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों, देन लोकस इज टू लाइंस या फिर लाइन पेयर, y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, दोनों लाइंस आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो z को x प्लस वाई डाल दो, बट स्टैंडर्ड है तो प्लीज स्टिक टू स्टैंडर्ड वाला थ्योरी, नहीं तो कभी कभी रियल में कन्वर्ट करके इंटरप्रेट करना कैन बिकम उल्टा लेंदी पड़ जाएगा। इसलिए जो स्टैंडर्ड अपन ने सीख लिया उसको स्टैंडर्ड मान के ही याद रख लो और वैसे के वैसे ही फॉर्मूले अप्लाई करना, अदरवाइज एनीथिंग अननोन, एनीथिंग न्यू, पुट z as x plus y, खत्म। कॉपी करो और किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
सर वो एलिप्स में k1 माइनस k2 क्या है? k1 माइनस k2 नहीं है, अरे सॉरी मैंने k1 k2 क्यों लिख दिया, माय मिस्टेक। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। z1 माइनस z2 यार, डिस्टेंस यस सर, बिटवीन यस। a एंड b। तो सम ऑफ टू साइड्स मतलब pa प्लस pb इज 2a। तो 2a जो pa प्लस pb है वो ab डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, तो ab का डिस्टेंस इज z1 माइनस z2 का अमाउंट। सॉरी, पता नहीं मैंने k1 k2 क्यों लिखा। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। हो गया बच्चों? ओके ठीक है, कर लो कॉपी आराम से। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट अब जैसे अपन छोटी छोटी बातें जो बच रही है बस वो क्लियर अप कर लेते हैं। अपना वैसे कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, थोड़ी सी ऐसे कॉम्प्लेक्स में इक्वेशंस दिख जाएंगी आपको, जैसे एक्सरसाइज 3 में तो एकदम मेनली 5-6 क्वेश्चन दिए हुए इस पे, तो इस पे भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ और एक दो क्वेश्चन इस पे अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस मतलब ये देखो, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मतलब जैसे रियल इक्वेशन होती है, जैसे इसमें तुम्हें z दिख रहा होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में यूजुअली एक इक्वेशन होगी
इन जेड, जेड बार, मॉड जेड, है ना, ऐसा कुछ कुछ ऐसे टाइप की एक इक्वेशन दी होगी एंड यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व फॉर जेड, यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व फॉर जेड। ऑलराइट, तो सॉल्व फॉर जेड बोले तो ये देखते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती है बच्चों कि इक्वेशन दी हुई है जेड या जेड बार या फिर मॉड जेड, कुछ ना कुछ तो इनमें से एटलीस्ट दो तो कुछ ना कुछ देंगे। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में क्या क्या हो सकता है, पहले मैं मेरा जो पॉइंटर्स है वो बता देता हूँ। ऐसा कोई ऐसे एक्सप्लिसिट थ्योरी नहीं है, मैं बस क्या बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऐसे ऐसे सोच सकते हो, वो बस ऐसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बच्चों, इफ इंडेक्स, मतलब जैसे ये अगर इनमें से कोई सा भी एक है, जेड है चाहे जेड बार है चाहे मॉड जेड हो, अगर इंडेक्स मतलब पावर 2 से कम है, 2 या 2 से कम है, then सबसे बेस्ट तरीका टू सॉल्व दैट इक्वेशन क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है पुट जेड एस एक्स प्लस वाई, खत्म, एंड सॉल्व फॉर एक्स कॉमा वाई, सीधी बात, नो बकवास। तो अगर बहुत सिंपल सा ऐसा 2 डिग्री टाइप का दिख रहा है कि इक्वेशन में पावर 2 से कम ही है या फिर 2 है, तो एक्स प्लस वाई डाल के सॉल्व कर लो, ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज नॉट अ बैड आइडिया, इट्स फाइन, बट अगर पावर ज्यादा होती है तो गड़बड़ हो जाती है। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट ज्यादा काम का है, इफ इंडेक्स ग्रेटर देन 2 तो है, बट इक्वेशन हैज अपरेंटली नो कांस्टेंट टर्म। व्हाट डू आई मीन बाय कांस्टेंट टर्म, कि यार उसमें या तो जेड ही है, खाली जेड ही है, जेड बार है, मतलब समझ रहे हो, और कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, मॉड जेड है, समथिंग लाइक दिस, not necessarily this is not a good example, but I'm just saying कि there is no constant term in that, everything is either z और z bar और mod z। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यूजुअली क्या करना है वो बता रहा हूँ, तो इस पे एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे। इन सच अ सिनेरियो तुम लोग क्या करो, रीअरेंज करो, थोड़ा सा टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करो एंड टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, ये इंटरमीडिएट टर्म कैन रियली हेल्प, एंड टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स। तुम दोनों साइड मॉड लगाओगे तो सारी चीजें मॉडुलस में आ जाएंगी, ठीक है। गेट, ट्राई टू गेट, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्वेबल होगा तो ऐसा कुछ डेटा देंगे कि यूजुअली दिस शुड हेल्प, गेट मॉड जेड, बट यू अंडरस्टैंड व्हेनेवर सॉल्व फॉर जेड हैज बीन आस्क्ड, मॉड जेड इज नॉट द सॉल्यूशन। मान लो तुम्हारा मॉड जेड आ भी गया, मॉड ऑड लेके तुम्हारा कैंसिल कर करा के ऐसा गया, मॉड जेड की वैल्यू 2 आ गई, बट मॉड जेड का वैल्यू 2 होना डज नॉट गिव यू जेड का वैल्यू। जेड के लिए अगर सॉल्व करना है तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, गेट जेड एंड यूज दिस इन्फो to solve the original equation, to solve the original equation, all right। तो अभी इतना ही हिंट दे रहा हूं मैं, इतना ही आइडिया दे रहा हूं, जब क्वेश्चन कर दूंगा थोड़ा तो और आइडिया लग जाएगा, डोंट वरी, बट दिस इज ऑल आई हैव टू टेल। और अगर मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, फिर वो बहुत ऑब्वियस सा हो जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक दो प्रैक्टिस के लिए। उसका थर्ड वाला देखो, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट टेलिंग अस, इफ इंडेक्स इज, तो ये जो मैं अभी डेटा दे रही हूँ तो बहुत यूजलेस ही बताने वाला हूँ मैं, इंडेक्स ग्रेटर देन 2 है एंड इक्वेशन हैज कांस्टेंट टर्म्स आल्सो, मतलब कुछ वियर्ड इक्वेशन है, तब तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे क्यूबिक की बात कर रहा हूं मैं, अगर क्यूबिक की अपने रियल की बात कर लो, इनफैक्ट अगर कोई सी रैंडम रियल क्यूबिक भी दे दूं आपको, तो वी डोंट नो हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक, क्यूबिक सॉल्व करना हमें कहाँ आता है, तो अगर क्यूबिक सॉल्व करना नहीं आता है तो उस टाइम क्या करते हैं, यूजुअली वी डू हिट एंड ट्रायल। तो इसमें भी अगर कुछ वियर्ड अननोन सा ही क्वेश्चन है, अगर कुछ अननोन ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं जम रहा है, तो हिट एंड ट्रायल, ट्राई टू हिट सम रूट्स की जेड की ये वैल्यू वो वैल्यू, जैसे जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, जेड इक्वल्स टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हिट एंड ट्रायल ट्राई करना पड़ेगा आपको। तो ये तो मतलब ऐसे ही मैं जस्ट फील कर रहा हूँ, बट ऐसा डेटा देंगे नहीं आपको कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल की जरूरत पड़े, बट ऐसे ही फील कर रहा हूँ कि अगर कभी किसी ने जबरदस्ती कुछ पेन मारने की कोशिश करी तो फिर हिट एंड ट्रायल पे जाना पड़ेगा, बट ऐसा यूजुअली डोंट बॉदर अस विद दिस स्टफ, ऐसा ऐसा कुछ दे डोंट बॉदर अस, बट फिर भी आइडिया दे रहा हूँ। तो इसको कॉपी कर लो बच्चों, मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, इस पे क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको कॉपी कर लो। तो ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट इसमें मैं ऐसे जो भी पॉइंट दिया उसको प्रैक्टिस तो कर ले कि भाई कुछ समझ भी आए कि नहीं। तो एक तो मैं ये दे देता हूँ, चलो
सॉरी। एक ये, एक ये, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये भी दे देता हूँ। चलो ये 3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर थ्योरी और आगे बढ़ाते हैं। तो पहला वाला सोचो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कॉपी करने का टाइम नहीं दिया। सॉरी, पहले कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन 1 2 3 ट्राई करो। देख देख के कर सकते हो कि कौन सा वाला किस टाइप का बन रहा है, किसमें क्या हेल्प रहेगी। देखो। पहला हो रहा है।
पहले का आंसर आ रहा है, क्या करेंगे बताओ बच्चों, फर्स्ट वाले में। Which point is valid in the first one? हाँ, एडम सही है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, इसमें z को x प्लस वाईटा रखना इज नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि सब जगह पावर 2 से कम ही है। पावर 2 से कम है तो z को x प्लस वाईटा डाल दो। z को x प्लस वाईटा डाल दोगे तो मॉड z का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस 5 प्लस रूट 3 आयोटा इज 0। ये बन गया हमारा। ओके, तो अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, रियल को सेपरेट कर लो। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज जस्ट वाई स्क्वायर, और बाकी फिर बचा 5। ये रियल पार्ट आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है, 2xy आयोटा रूट 3 आयोटा, 2xy आयोटा और रूट 3 आयोटा। तो अगर ये दोनों जीरो रहा है तो कैन वी सॉल्व फॉर x एंड y, या वाई नॉट। तो अपना क्या बन रहा है, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज 0, एज वेल एज 2xy इज माइनस रूट 3। इनफैक्ट ऐसे लिख देता हूँ, y इज माइनस रूट 3 बाय 2x, है ना। और अपन को सॉल्व करना है तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो दैट गिव्स यू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3/4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दैट सिंपली मीन्स ये बन रहा है 12x स्क्वायर माइनस 12x 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये तो फैक्टराइज हो रहा है क्या, व्हाट आर द फैक्टर्स, 36, 18 एंड 2। तो 6x स्क्वायर माइनस, फिर एक 6 बनेगा और 2x स्क्वायर बनेगा, तो 12 और क्या बन रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 1, तो 12x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस, अगर ये लिखता हूँ तो हाँ आई थिंक, अरे सही कर भी लिया मैंने फैक्टराइज बिना माइनस के भाई। तो ये बन रहा है बच्चों, ठीक है ना, 12x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 4 नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी करी है। 12x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 2, हाँ सही तो लिखा था यार, अभी गलत लिखा था, अब सही है, यस। तो इससे x की वैल्यूज क्या कह रही है बच्चों, x स्क्वायर ये आ रहा है, तो x इज 1 प्लस माइनस 1/√6 और x इज प्लस और माइनस √3/2। अगर x ये है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रख दो ना, y इज माइनस √3/2 और 1/x बन जाएगा √6, तो बन रहा है √18/2। √18 होता है 3√2, तो ये बन रहा है माइनस √18 मतलब माइनस 3/√2 माइनस प्लस, अपोजिट साइन हो जाएगा क्योंकि y इज अपोजिट साइन ऑफ x, और इसमें y क्या बन जाएगा, चार सोल्यूशन आ रहे हैं बच्चों बेसिकली, और इसमें क्या बन जाएगा, y इज √3/2 और 1/x मतलब √2/√3, तो वी आर गेटिंग √2/√3, सॉरी, तो y इज माइनस प्लस 1/√2। तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों, z की वैल्यू x प्लस वाई होता है, तो दिस प्लस दिस रखो, तो प्लस और माइनस तो बाहर निकाल लो, 1 माइनस 6/3/√2 आयोटा, या फिर x प्लस वाई आयोटा। तो x प्लस वाई आयोटा में ये आ जाएगा, और x बन, अरे सॉरी, प्लस और माइनस √3/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, ये चार सोल्यूशन है, ठीक है। सेकंड ट्राई करो बच्चों, सेकंड में देखो क्या टिप सही रहेगा। सेकंड वाला, सॉल्व फॉर z वेयर z³ इज आयोटा z बार, सोचो, z³ इज आयोटा z बार।
इसमें क्या करना बेस्ट रहेगा? जेड क्यूब इक्वल टू आयोटा जेड बार। मॉड ऑन बोथ साइड, सानिध्य करेक्ट। तो इसके बाद तो आसान है, जल्दी ट्राई करो, बट जेड की वैल्यूज निकालना। मॉड जेड निकालना इज नॉट द फाइनल आंसर। मॉड जेड को यूटिलाइज करके फिर से ओरिजिनल इक्वेशन सॉल्व करना जरूरी है टाइप। एक सेकंड दे बस, ये रहे क्वेश्चन। y इक्वल्स टू थ्री रूट टू, नहीं 3/√2 है ना दोस्त, और ऊपर से आए यहाँ से। एक सेकेंड, ये देखो ना, x की वैल्यू अगर आ गई तो x को यहाँ पे, x को जैसे 1/√6 पुट करो यहाँ पे, तो x को 1/√6 पुट करोगे तो ये हो जाएगा ना y का वैल्यू। तो वो कितना बन रहा है रफली? √6 मतलब √3 इंटू √2, तो ये √2 और ये 3/√2, ठीक है। ऊपर वापस सब्स्टिट्यूट करा ना y निकालने के लिए, y निकालने के लिए यहाँ पे पुट करा मैंने इसमें, दैट्स इट। ये वाला कैसे करेंगे बच्चों? ये तो दिख ही गया होगा, इसमें दोनों साइड मॉड ले लो। तो इफ यू टेक मॉड देन व्हाट यू गेट? z क्यूब का मॉड मतलब ये, आयोटा z बार का मॉड मतलब ये। तो LHS तो अनअफेक्टेड, RHS आयोटा का मॉड तो 1 होता है, और z बार का मॉड भी z होता है ना? z बार का मॉड और z का मॉड सेम होते हैं। ये बचा। तो यहाँ से बच्चों समझ आ रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक तो ये बन रहा है, मॉड z दोनों साइड से कैंसिल होता है, या तो मॉड z 0 हो या फिर मॉड ऑफ z² 1 हो। अब ये तो बहुत सीधी सी बात है, अगर मॉड z 0 तो इसका इनडायरेक्टली मतलब यही होता है। अगर मॉडुलस ही 0, इसका मतलब है z मस्ट हैव बीन 0। अगर x² + y² 0 है तो x और y दोनों 0 ही होंगे। इट इज प्रीटी ऑब्वियस। तो एक सोल्यूशन ये आ गया बच्चों, z इक्वल्स टू 0 इज अ पॉसिबिलिटी, यस। बट अगर मॉड z 1 है, इसका मतलब है, सॉरी, मॉड z² 1 है तो zz बार 1 निकाल लेता हूँ। देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इज नॉट इन द ओरिजिनल इक्वेशन। हाँ, दिशा सही है। तो zz बार 1 है तो इसका यूज करके ओरिजिनल इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई करो। तो ओरिजिनल इक्वेशन कितने बच्चों को समझ आ रहा है यार? ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है। तो ओरिजिनल इक्वेशन वाज आयोटा z बार की वैल्यू समझ पा रहे हो क्या बन जाएगा? 1/z। तो वी आर गेटिंग z⁴ इक्वल्स टू आयोटा। तो अभी आई होप सबको समझ आ रहा है कि ये तो एक्सटेंडेड डी मॉर्गन थ्योरम लग गया। z⁴ आयोटा है, तो पहले आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखो, आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखो, ऑलराइट, और देन पावर अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आंसर पावर को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो विल बी, व्हाट विल बी गेट? k π/2 + π/8। तो आंसर क्या मिल रहा है? k को रखो 0 1 2 3। तो और 4 सोल्यूशन आ रहे हैं। कौन से? k को 0 रखोगे तो π/8, k को 1 रखोगे तो π/2 + π/8 मतलब 5π/8। तो 6π/8, 6 6 9π/8, और चौथा आ जाएगा 6 of 13π/8।
सही कर रहा हूँ मैं? 4 4 4, हाँ सही है। तो दिस इज व्हाट वी गेट। दिस इज सोल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड वाला थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मल्टीपल करेक्ट भी है। तो सोचो सोल्यूशन फॉर थर्ड वन क्या करोगे। अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। नेक्स्ट वाला देखो किस टाइप का है, इसमें क्या हेल्प रहेगा, क्वेश्चन देख के करना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। z रेज टू 8 इंटू मॉड ऑफ z प्लस 1 इज मॉड ऑफ z इंटू z प्लस 1 रेज टू 8। क्वेश्चन के देखा देखी सोचो क्या करोगे तो बेस्ट रहेगा, सोचो। सोचो इसमें भी क्या करना सही रहेगा। बोलो क्या स्टेप करें तो सही रहेगा इसमें। वैसे देख के थोड़ा आइडिया लग रहा है, एलएचएस आरएचएस को देखो, थोड़ा सा पहले एक छोटा सा रीअरेंजमेंट करना ज्यादा सही रहेगा। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो ट्रांसफर। अब क्या करना सही रहेगा।
क्या कहते हैं बच्चों? LHS और RHS सेम टर्म है, बस इधर मॉड है इधर मॉड नहीं है, तो एक काम करो दोनों साइड मॉड ले लो और क्या। व्हाट एल्स आई गोइंग टू डू? तो LHS का जब मॉड लोगे तो लिटरली क्या बचेगा, इसके मॉड की पावर 8, और RHS का मॉड लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो मॉड ही है, तो मॉड का मॉड ही होगा। तो इससे कितने बच्चों को दिख रहा है, ये कैंसिल करो, तो मॉड ऑफ z+1 अपॉन z रेज टू 7 1 बच रहा है। एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट पुट दिस एज जीरो, जीरो वाला सोल्यूशन नहीं ले सकते क्योंकि देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया था ये ट्रू, ओरिजिनल क्वेश्चन में इट वाज गिवन दिस वाज ट्रू, z+1 और z जीरो नहीं हो सकते तो इनका मॉडुलस भी जीरो नहीं हो सकता, बचा ये। तो मॉड ऑफ z+1 बाय मॉड ऑफ z अगर 1 है तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है कि ये वैल्यू खुद ही बनो, पावर 7 1 है मॉडुलस का, तो एक ही मतलब हो सकता है वो खुद बन रहा हो, मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव और एनीथिंग एल्स। तो इसका मतलब है मॉड z+1 और मॉड z बराबर है। तो अब ये देखो कितना आसान हो गया, एक सेकंड। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी, द ओरिजिनल इक्वेशन, व्हाट हैज इट बिकम, ये देखो मॉड z और मॉड z+1 इक्वल थे तो ये कैंसिल हो गए, तो z⁻⁸ इज z+1⁻8 इसके रूट्स। तो पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं तमीज से, तो z+1⁻8, तो कितने बच्चों से हमारा 8c0 z⁻8 प्लस 8c1 z⁻7, ऐसे करते करते 8c8 इज z⁻8, तो पहली टर्म इसकी कैंसिल हो गई। तो एक्चुअली अब बच रहा है 7 डिग्री इक्वेशन, 8c1 z⁻7 प्लस 8c6 z⁻6 प्लस फलाना ढिमका अप टू 8c8 इज 0, तो दिस इज अ 7 डिग्री इक्वेशन इवेंचुअली। ये 7 डिग्री इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे बच्चों, इसके रूट्स होंगे z1 z2 डॉट 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 z7, है ना। सिंस दे स्टिल सेटिस्फाई दिस, देखो अगर z इस इक्वेशन को बिलोंग कर रहा था तो मॉड ऑफ z+1 मॉड ऑफ z इक्वल होंगे। पहले इसको इंटरप्रेट कर लो, इससे एक्चुअली हमारा कौन सा ऑप्शन पहले ही आ चुका था, ये देखो हमारा आ चुका है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज ट्रू। तो इफ z इज अ रूट देन दिस मस्ट आल्सो बी ट्रू। तो ये ट्रू क्यों है बच्चों, अगर z+1 का मॉड इक्वल्स टू मॉड z दैट इंप्लाइज ऑल रूट्स लाई ऑन x इक्वल्स टू -12। समझ आ रहा है कैसे, देखो ना यार इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ z+1 मतलब -1, 0 से डिस्टेंस, मॉड ऑफ z मतलब 0 से डिस्टेंस, तो z इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन एंड -1, 0, तो z मस्ट बी लाइंग ऑन दिस लाइन, all the possible values of z must be lying on this line x equals to -12। तो ऑप्शन डी पहले ही ट्रू था। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा उसने सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ दीज, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं यार। S1 मतलब समेशन ऑफ zi, i goes from 1 to 7, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z7, तो बन रहा है -28 अपॉन 8 मतलब -7/2। बट इस पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, जेड आई का समेशन, मतलब समेशन जेड आई को मैं ये लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड आई का समेशन प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आई का समेशन, सारे रियल सेपरेट कर लो उसमें से, i goes from 1 to 7, i goes from 1 to 7 plus iota this is given -7/2, तो x प्लस वाई अगर -7/2 है तो समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बन जाएगा -7/2 एंड समेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बन जाएगा 0, क्योंकि आयोटा का टर्म है नहीं राइट साइड में। तो इसके बेसिस पर आई थिंक अपने ऑप्शन बी सी और डी ट्रू होगा, जेड आई प्योरली इमेजिनरी नहीं आए, ठीक है, तो ये बी सी डी ट्रू होगा, देख लो, इसको कॉपी करना है तो कर लो, वांट टू कॉपी दिस देन कॉपी। कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म होने में और कितने लेक्चर लगेंगे, निरंजन आज खत्म हो गया, मेरे को बस एक और छोटा सा सब टॉपिक पढ़ाना है, अपना खत्म हो चुका है।
चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अपना थोड़ा सा मेरे को बस ये और दिखाना था, बाकी अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इज थोड़ा सा ट्रिगो में भी इसका यूज आता है। A lot of trigo questions can also be solved using complex numbers। तो इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है, इसमें भी बस ऐसे है कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और कैसे सोचा जा सकता है वगैरह वगैरह बताना है मेरे को। तो एक एग्जांपल मैं ही करके बताता हूँ, बेस्ट ये रहेगा, और एग्जांपल को स्टडी करो, एग्जांपल से सीखो कि अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें थोड़ा क्वेश्चन थी, इसमें थ्योरी कुछ है नहीं बताने के लिए। हाउ टू अप्लाई वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट देखो मैं एक आइडिया देता हूँ कि एटलीस्ट इतना तो अपन हर क्वेश्चन में सोच ही सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कितने बच्चों को ऐसा कुछ देखा था अपन ने? एंगल्स इन एपी का फॉर्मूला याद है? आपने सीखा होगा ये वाला फॉर्मूला ट्रिगो 1 में, आई होप यू रिकॉल। ऐसा कुछ आपने सीखा होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू एन टर्म्स। तो ये जो है सीक्वेंस, ये एंगल्स हैं इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, देख लो, जिसका कॉमन डिफरेंस इज बीटा एंड फर्स्ट टर्म इज 2 अल्फा। तो एंगल्स इन एपी का एक फॉर्मूला आता था, सेकंड कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ऐसे दो फॉर्मूले आते, आपने पता नहीं मतलब याद तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बट एनीवे ऐसा देखा तो होगा, बुकलेट बुकलेट में कभी देखा हो तो ये फॉर्मूला आता है। बट अभी अवर इंटेंशन इज नॉट टू एक्चुअली सॉल्व दिस अगेन, ऐसा कुछ नहीं कि अपन इसको ट्रिगो 1 ही सिखा रहा हूं मैं। आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि दिस थिंग और ऐसे टाइप के और चीजें वी कैन एक्चुअली इवेल्युएट एंड सॉल्व यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज इंस्पिरेशन लेना इस क्वेश्चन से, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई आपको फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं मैं, बट अंडरस्टैंड हाउ आई एम एक्चुअली गोइंग अबाउट दिस, है ना। अब ध्यान से देखो, तो इसका वर्किंग रूल कैसा रहेगा, ध्यान से देखो, और मुझे कैसे पता है कॉम्प्लेक्स से सॉल्वेबल है। इफ यू हैव अ लुक एट दिस, कॉस एंड साइन के टर्म्स प्रेजेंट हैं एज इट इज, अल्फा नहीं, एज इट इज पूरा का पूरा डिट्टो, कॉस की जगह साइन लगा दोगे तो पूरा का पूरा वही का वही बन रहा है। कॉस एंड साइन प्रेजेंट है, देन ऑलवेज स्टार्ट विथ, किसको तुम्हें कंसीडर करना बेस्ट रहेगा बताओ? कॉस और साइन दोनों प्रेजेंट है, तो तुम्हें कहां से स्टार्ट करना सही रहेगा बताओ? व्हाट शुड आई स्टार्ट विथ? कॉस एंड साइन प्रेजेंट है, तो एनी आइडियाज, एनी क्लू, कुछ बोलना चाहोगे? आपके हिसाब से कहां से स्टार्ट करना सही रहेगा? यू शुड स्टार्ट विथ कॉस एंड साइन में अगर दिया है तो यू शुड स्टार्ट विथ सिस, सिस इज कॉस प्लस आई साइन। ओके, ये आपका वर्किंग या फिर थंब रूल है। तो चलो थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, कॉस 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 प्लस साइन 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 साइन, ऐसा है, कॉस 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 और साइन 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 है। तो मैं कहां से स्टार्ट करता हूँ? कॉस प्लस आयोटा साइन से। तो एक पूरा का पूरा सम ही कंसिडर करो, कैपिटल एस। तो पहला वाला था कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो पहला मैं सीधे सिस अल्फा ले लेता हूँ। दूसरा वाला क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तीसरा वाला अल्फा प्लस 2 बीटा, और लास्ट वाला अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। कितने बच्चों को ये चलेगा कि कैपिटल एस जो भी आने वाला है, तो इसका रियल पार्ट कॉस का सम है, मैं ये लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ कैपिटल एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कैपिटल एस विल बी दिस सम। ये बात समझ पा रहे हो? इन सब का रियल पार्ट अलग से गैदर कर लोगे तो ये बचेगा सेकंड वाला, और इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट वाला। अब इसमें अपन कॉम्प्लेक्स की धूम मचाते हैं। सिस अल्फा यू कांट डू एनीथिंग, कैन यू राइट व्हाट कैन यू डू विद सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बच्चों? व्हाट कैन यू डू विद सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा? sis of alpha plus beta can be written as sis alpha into sis beta, है ना। sis of alpha plus 2 beta can be written as sis of alpha into sis of 2 beta, and sis of this plus this can be written as sis of n minus 1 beta, ऐसे लिख सकते हैं। अभी भी कुछ मजा नहीं आया, आई स्टिल डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस थिंग। एक सेकेंड, sis of 2 बीटा को रिवर्स में क्या लिख सकते हैं? sis of 2 बीटा स्क्वायर। अंडरस्टैंड, इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर। सिस ऑफ 3 बीटा को क्या लिख सकते हैं? हाँ, सिस ऑफ 3 बीटा कैन बी रिटन है सिस ऑफ बीटा क्यूब डॉट 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 सिस ऑफ n माइनस 1 बीटा को रिवर्स में ये लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी शक्ल ध्यान से देखो।
ये कैपिटल एस किसके जैसा दिख रहा है? व्हाट डज इट लुक लाइक? सम ऑफ जीपी। हाँ, दिस इज सम ऑफ जीपी। ये तो जीपी बन गया यार। और जीपी का अगर आपको याद हो तो जीपी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, फर्स्ट टर्म into 1 minus common ratio I hope you can see cis beta है raised to number of terms upon 1 minus cis beta, है ना? ये, अरे यार एक सेकेंड, ये भी बहुत इजी सा है। सिस अल्फा को कुछ नहीं कर सकते, बट इसमें तो डी मार्वस थ्योरम लगा दो तो सिस ऑफ एन बीटा अपॉन 1 माइनस सिस बीटा, बेसिकली सिस अल्फा 1 माइनस सिस एन बीटा क्या होता है? 1 माइनस सिस एन बीटा इज 2 साइन एन बीटा बाय 2। अगर आपको याद हो तो 1 माइनस सिस थीटा का मैंने फॉर्मूला रटवा दिया था आपको, एन सिस ऑफ थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को किससे डिवाइड करोगे? नीचे, तो 1 माइनस सिस बीटा सेम थिंग, 2 साइन थीटा बाय 2 सिस ऑफ थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ये बन रहा है बच्चों। तो साइन एन बीटा बाय 2 और साइन बीटा बाय 2 का तो कुछ नहीं कर सकते, साइन एन बीटा बाय 2 और साइन बीटा बाय 2 का कुछ नहीं कर सकते, बट ये ध्यान से देखो, तीनों सिस को एक साथ कंबाइन करूंगा तो अल्फा एडिशन में आएगा, एन बीटा बाय 2 एडिशन में आ जाएगा, बट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एन बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 मतलब ऐसा बन जाएगा। ये समझा कैपिटल एस? तो कैपिटल एस क्या बन रहा है बच्चों? दिस इज साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2, और साथ में क्या बन रहा है? सिस को मैं कॉस जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इवेंचुअली अगर उसका सम निकालना है, कॉस ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस। देखो समझा क्या? ये बन गया कैपिटल एस। तो इसका रियल पार्ट बोले तो आर कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट बोले तो आर साइन थीटा। तो रियल पार्ट ये शायद आपको अगर याद हो तो देख लो, वही चीज आ गई बट प्योरली कॉम्प्लेक्स है। तो दिस इंटू कॉस रियल पार्ट बन जाएगा। तो रियल पार्ट मतलब साइन ऑफ एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस 1 एन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2। इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा साइन ऑफ एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2। तो दिस इज मेनली टू शो यू द वर्किंग, दिस वाज नॉट अ फॉर्मूला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ऐसे वर्किंग क्या करना है कैसे करना है, उसके बाद तो ये सिंपल ही हो गया था, इतना बड़ा खतरनाक सा नहीं था। तो इसको लिखो, तो ये एंगल्स इन एपी, तो इसका अपन ने यूजिंग कॉम्प्लेक्स देखो कैसे करा है, और इसी पे अपन थोड़ा सा बिल्ड करते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्प्लेक्स पे, देखो जरा इसी डायरेक्शन में अपन प्रोसीड करते हैं। इसको कॉपी कर लो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू डिड आफ्टर थर्ड लास्ट स्टेप? थर्ड लास्ट स्टेप मतलब ये देख, यहाँ तक तो जीपी था, फिर उसके बाद जीपी का फॉर्मूला लगाया, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो सिस बीटा रेस टू एन को सिस ऑफ एन बीटा लिख दिया, बट आई होप यू रिमेम्बर रुद्र, मैंने 1 माइनस सिस थीटा का फॉर्मूला एक रटवाया था बहुत बचपन में, ये याद है क्या? 1 माइनस सिस थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू से, बहुत पहले मतलब थर्ड या फोर्थ लेक्चर की बात होगी, बहुत पहले ये रटने के लिए बोला था। 1 माइनस सिस थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 सिस थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो यही चीज मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगाई है, क्योंकि न्यूमरेटर भी 1 माइनस सिस थीटा है, डिनोमिनेटर भी 1 माइनस सिस थीटा, ठीक है? तो इसको कॉपी कर लो बच्चों, और मैं इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ, बट इस पे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बनते नहीं है, थोड़े अच्छे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ट्राई करते हैं, चलो।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन देता हूँ, देखो ट्राई करना बच्चों, सी इफ यू गेट दिस। क्वेश्चन 1 देता हूँ, इफ अल्फा बीटा गामा थ्री एंगल्स such that summation cos alpha is √3 and summation sin alpha is √6, therefore evaluate, इसकी वैल्यू निकाल दो। सोचो जरा, 2 मिनट देता हूँ। cos बीटा tan अल्फा अपॉन sin गामा, एक ये क्वेश्चन, एक इससे थोड़ा सा ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा थ्री एंगल्स सच दैट, ये गिवन है बच्चों, समेशन साइन अल्फा इज टू साइन ऑफ अल्फा प्लस, इसको प्लीज कॉम्प्लेक्स से ट्राई करना, डोंट ट्राई दिस बाय ट्रिगो। ट्रिगो से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट आई वांट यू टू सॉल्व इट बाय कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्स इज अ बेटर मेथड समटाइम्स, और कॉम्प्लेक्स का एप्लीकेशन भी समझ जाए। इवेल्युएट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समेशन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन 3, ये देखो, इफ sin of x is 1/3 and x is a first quadrant angle, then इसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों, summation of sin of nx upon n goes from 1 to 1 नहीं, हाँ 1 से 0 पे तो 0 हो जाएगा, n goes from 1 to infinity upon 3 raised to 1। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद और एक आधा और कोई एकदम प्योर ट्रिको का, नेक्स्ट ढूंढता हूँ। नहीं ये नहीं, फोकट के क्वेश्चन। उसके बाद इफ अल्फा बीटा गामा, if alpha beta gamma angles of, sorry, if alpha beta gamma three angles such that summation cos alpha is 0 and summation sin alpha is also 0, then evaluate summation cos of 2 alpha comma summation sin of 2 alpha। ये 4 क्वेश्चन। तो पहला वाला ट्राई करो बच्चों, अल्फा बीटा गामा थ्री एंगल सच दैट ये एंड ये गिवन है। तो मैंने जो अभी आपको वर्किंग दिया उसके हिसाब से सोच के बता, गिव यू 3 to 4 minutes, I'll give you 3 to 4 minutes।
पहले वाले में सोचो स्टार्ट कहाँ से करोगे? पहला वाला बताओ बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या रहेगा ये बताओ। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? cos alpha plus cos beta plus cos gamma is given something. Sin alpha plus sin beta plus sin gamma is given something. What is the starting point for us? कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि सिस अल्फा प्लस सिस बीटा प्लस सिस गामा ये वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? cos 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 प्लस आयोटा sin sin sin. तो वी आर गेटिंग हियर दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड. अब क्या निकालना बाकी है सोचो. अब थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा. वी हैव अराइव्ड एट √3 प्लस आयोटा √6. दिस इज समेशन ऑफ सिस अल्फा प्लस सिस बीटा प्लस सिस गामा. इसके बाद कोई कुछ बताएगा कि क्या करके एक बार देख लो, मतलब ऐसे क्या क्या कर सकते हो और क्या करोगे बताओ. व्हाट कैन यू डू बच्चों? एनी आइडिया? अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं? टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड चलेगा? तो अगर दोनों साइड मॉड लोगे तो मॉड ऑफ सिस अल्फा प्लस सिस बीटा प्लस सिस गामा इस राइट साइड का मॉड क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर. 3 बन रहा है. एनी कंक्लूजन फ्रॉम हियर? एनी कंक्लूजन फ्रॉम हियर? एनी कंक्लूजन फ्रॉम हियर? सिस अल्फा प्लस सिस बीटा प्लस सिस गामा का मॉड्यूलस ही 3 आ गया. क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऐसे बच्चों? नहीं? ये कितने बच्चों को याद आ रहा है यार? सिस अल्फा प्लस सिस बीटा प्लस सिस गामा इसका मॉडुलस ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता है? मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3 से कम होना चाहिए. और मॉडुलस ऑफ सिस अल्फा प्लस सिस बीटा प्लस सिस गामा शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि सिस अल्फा सिस बीटा और सिस गामा तीनों का मॉड तो 1 होता है. सिस अल्फा सिस बीटा और सिस गामा तीनों का मॉड तो 1 होता है. तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये बोलता है. बट क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है अपने साथ बताओ? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग विद अस? इक्वालिटी अपीयर हो रही है ना बच्चों? तो क्वेश्चन के बेसिस पर यहाँ पे एक इक्वालिटी अपीयर हो रही है. तो बताओ ये याद आ रहा है कुछ कि z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3. ये कब होता है? ये तो तभी होता है जब z1 z2 एंड z3 आर इन सेम डायरेक्शन. जब तीनों सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो तभी ये ट्रू होता है. तीनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो उसका मीनिंग क्या हुआ? z1 भी इसी डायरेक्शन में, z2 भी इसी डायरेक्शन में, z3 भी इसी डायरेक्शन में. तो इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 तीनों इक्वली होंगे. इसका मतलब यही हो सकता है. इक्वालिटी तभी अपीयर होगी तो z1 मतलब सिस अल्फा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अल्फा.
इसका बीटा इसका गामा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। एंड जो क्वेश्चन पूछा था ना, cos of beta into tan of alpha upon sin of gamma, तो cos alpha equals to beta equals to gamma, तो cos alpha tan alpha upon sin alpha, 1 is the answer। ठीक है बच्चों, this is how you were supposed to do question 1। तो आज कुछ सर आजकल यार सब चुप चुप ही हो गए, कोई कुछ बोलते ही नहीं है आजकल एकदम। सर बोलो। हाँ इक्वालिटी के बाद कौन सी कंडीशन लगाई? देखो, अगर आपको ये याद हो तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता था कि z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू होता है ना। बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो इक्वल टू दिया हुआ है, देखो ना, ये समझ आ रहा है कि यार ये तो होना चाहिए yes. लेस देन इक्वल टू 3, बट क्वेश्चन के हिसाब से इक्वालिटी अपीयर हो रही है। तो इक्वालिटी तुम्हें समझ आता है कि कब अपीयर होती है, जब तीनों सेम ही डायरेक्शन वाले वेक्टर हो। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड और मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3 तीनों सेम, दोनों ये दोनों सेम होंगे LHS RHS जब सेम डायरेक्शन वेक्टर हो। z1 भी यहीं पे है, z2 भी यहीं पे और z3 भी यहीं पे है। तो इन तीनों को जब तुम ऐड करोगे, व्हेन यू ऐड दीस थ्री, तो इनके मैग्नीट्यूड्स का भी एडिशन ही होगा एक तरीके से, राइट। जैसे एक 3i कैप है, एक 4i कैप है और 7j कैप है, तो इन तीनों को ऐड करके मॉड लो, तो ऐड करके मॉड लोगे तो 14, और मॉड लेके ऐड करो, मॉड लेके ऐड करोगे तो भी 14। तो ये तभी हो सकता है जब सेम डायरेक्शन वेक्टर हो, और सेम डायरेक्शन वेक्टर मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, समझ गए। सर तीनों का आर्ग्यूमेंट सेम होगा, ठीक है। दिस वाज द सॉल्यूशन। ओके, कॉपी करो इसको एंड ट्राई द नेक्स्ट वन आल्सो। सेकंड ट्राई करो, सेकंड थोड़ा इससे अच्छा ही क्वेश्चन है। इस बार समेशन साइन अल्फा इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड समेशन कॉस अल्फा। देखो क्या यूज करोगे इसके लिए। आंसर पूर्ण, हाँ 2 ये वेरी गुड यार, इतना जल्दी आ गया, वाह यार, वेरी गुड। पूर्ण एक काम कर, फिर इसका भी बता दे। इफ यू ऑब्टेन देन यू मस्ट बी एबल टू ऑब्टेन दिस आल्सो, सेम ही, ये दोनों एक साथ ही आते हैं। हाँ सही है, वेरी गुड, वेरी गुड।
सेकंड वाला कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों, सोचो। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा, ये समझ आ रहा है। दोनों को ऐसे कर दो, मतलब जो सेकंड इक्वेशन है प्लस आयोटा टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, डायरेक्टली लिख दूं? नहीं यार, लिख ही देता हूँ बीच का। क्या बन रहा है अपना? बन रहा है समेशन साइन अल्फा इज टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड समेशन कॉस अल्फा इज 2 cos alpha plus beta plus gamma. So let's call this equation 1, let's call this equation 2. Okay, तो 2 plus iota times 1 कर दो, तो इसमें iota times this multiply करके ऐड कर दोगे तो सिस अल्फा सिस बीटा और सिस गामा LHS में बन जाएगा और RHS बन जाएगा 2 times सिस अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जिसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो, देखो यही कर लो, सिस अल्फा प्लस सिस बीटा प्लस सिस गामा इज सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को रिवर्स में ऐसे ब्रेक करके लिख लो, सिस ऑफ अल्फा इंटू सिस ऑफ बीटा इंटू सिस ऑफ गामा। तो ये एक इक्वेशन आ चुकी है अपने पास। अब इसके साथ में क्या छेड़खानी करूं, व्हाट चेंजेस डू आई ब्रिंग टू दिस इक्वेशन सो दैट मेरे को आंसर आ जाए। तो देखो इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ऐसे कुछ इक्वेशन मिले तो यू व्हाट कैन यू डू ऑलवेज, व्हाट कैन यू ऑलवेज डू विद सच थिंग्स? MGM सॉरी MGM नहीं अबे पागल है क्या? AMGM तो रियल नंबर्स के लिए होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं यार, AMGM नहीं। मैं बोल रहा हूँ अभी देखो ना, अपन ने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी एक दो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करी थी। कहाँ गया, मैं खुद ही भूल गया कहाँ किया था। एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में क्या क्या कर सकते हो ऑलवेज, either you can take mod on both sides or you can take conjugate on both sides, right? I divided RHS to LHS, हाँ पूर्ण सही है, पूर्ण सही है। मैं थोड़ा सा और अच्छा ठीक है यार, जो तुमने किया वो ज्यादा इजीली एक्सप्लेनेबल है। ऑफ कोर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉन्जुगेट पहले डिवाइड कर दो। तो एक काम करो, पहले ये कर दूं क्या बच्चों, सिस अल्फा सिस बीटा इस साइड डिवाइड कर दो, दिस इज बेटर इन एक्सप्लेनिंग। सही है, सिस बीटा सिस गामा एंड सिस अल्फा सॉरी सिस बीटा सिस गामा एंड सिस गामा सिस अल्फा, ऐसे टाइप का इक्वल टू 2 इस साइड क्रॉस डिवाइड कर दो। बट इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये डायरेक्टली लिख दूं क्या बच्चों? रुको यार, ऐसे लिखता हूं। अब एक काम करो, कॉन्जुगेट मार दो पूरी इक्वेशन पे, कॉन्जुगेट ले लो दोनों साइड्स, टेक बार ऑन बोथ साइड्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर और RHS इक्वल है तो इनका कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा। तो सिस अल्फा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस अल्फा, और सिस बीटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस बीटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें आंसर ऑलमोस्ट दिख ही गया है, सिस ऑफ माइनस बीटा सिस ऑफ माइनस गामा, और ये वाला बन जाएगा सिस ऑफ माइनस गामा सिस ऑफ माइनस अल्फा। तो दैट इंप्लाइज 2 इक्वल्स टू दिस, ऐसा बन रहा है। अब देखिए क्या है, 2 इक्वल्स टू, पहले तो सिस ऑफ ए इंटू सिस ऑफ बी, सिस ऑफ ए प्लस बी कर दो और न्यूमरेटर आके प्लस हो जाएगा। आई होप एवरीबडी सॉ दिस, बीटा प्लस गामा प्लस सिस ऑफ गामा प्लस अल्फा। ये मैनिपुलेशन सबको समझा हो? ठीक है, तो पहले तो सिस की प्रॉपर्टीज अल्फा प्लस बीटा, सिस ऑफ ए इंटू सिस ऑफ बी इज सिस ऑफ ए प्लस बी, पहले तो ये चिपका दिया, एंड 1 बाय सिस ऑफ ए को सिस ऑफ माइनस ए लिख दिया, ऐसा टाइप का। तो अब मुझे बताओ, अरे क्या हो रहा है, अब मुझे सोच के बताओ कि सिस सिस सिस, इसको आप क्या लिख सकते हो, तीनों सिस के कॉस एक साथ लिख दो और तीनों सिस के साइन एक साथ लिख दो, चलेगा?
तीनों चीज के साइन एक साथ कॉस एक साथ, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, समेशन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज बेसिकली 2 एंड समेशन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज बेसिकली 0। समझा बच्चों? तो ये हो गया, देखो ट्रिको का क्वेश्चन अपन ने कॉम्प्लेक्स की हेल्प से कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, थर्ड वाला। वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है। थर्ड वाला बहुत मुश्किल हो जाएगा प्योर ट्रिको से, और आएगा भी कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता है। एंड हाउ डू यू नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा? व्हाट इज द की गिव अवे? थर्ड क्वेश्चन देखो ऐसा है, साइन ऑफ एन एक्स, तो साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x फलाना ढिमका, ऐसे सोचो चलो। एक सेकेंड एडम, जस्ट अ सेकेंड। तो साइन ऑफ मल्टीपल, देखो नीचे तो 3 की पावर n है, बट न्यूमरेटर में यार ये जीपी बन जाता, बट प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि यार न्यूमरेटर में साइन ऑफ एन एक्स है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड साइन एक्स होल रेज टू एन, तो जीपी का फॉर्मूला लग जाता, बट साइन ऑफ एन एक्स है तो पावर एंगल में मल्टीप्लाइड है। सोचो क्या करोगे? मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। पावर एंगल में मल्टीप्लाइड है तो बताओ क्या कर सकते हैं? पावर एंगल में मल्टीप्लाइड है तो क्या कर सकते हैं, सोचो। फ्रॉम वेयर शुड यू स्टार्ट? समेशन साइन ऑफ एन एक्स अपॉन 3 रेज टू एन। साइन ऑफ एन थीटा कैसे यूज करेंगे बताओ सोच के। आइडियाज?
बोलो साइन ऑफ nx कितने बच्चों को चलेगा? लेट देयर बी ए सीक्वेंस कैपिटल एस, साइन से बेटर पहले क्या रहेगा? सिस ऑफ nx अपॉन 3 रेज़ टू n चलेगा क्या? तो जो अपना आंसर है वो बेसिकली समझ आ रहा है, इट इज एक्चुअली इमेजिनरी पार्ट ऑफ कैपिटल एस। इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा साइन 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 वाला टर्म, वो तुम्हारा आंसर है। बट अब कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। सिस ऑफ nx को क्या लिख सकते हैं? सिस ऑफ nx को क्या लिख सकते हैं? सिस x रेज टू n है ना? अच्छा, n goes from 1 to infinity, n goes from 1 to infinity। तो बेसिकली कितने बच्चों को समझ गया कि अबे ये तो जीपी का सम है, n को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो तो ये तो जीपी बनता जा रहा है ना? दिख रहा है? मैं 1 डालोगे तो 6x/3, 6x/3 का स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4, तो इनफाइनाइट जीपी का सम। तो वो तो बहुत इजी होता है। इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे लिखते हैं? a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा? सिस ऑफ x अपॉन 3 माइनस सिस ऑफ x। बस काम खत्म। अपन को इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन सड़ रहा है, बट अपन को क्या करना है बच्चों? cos x प्लस आई साइन x होल डिवाइडेड बाय, ये तो देखो 3 माइनस कॉस एक्स है ना बच्चों, उसको मैं 3 माइनस कॉस एक्स और माइनस आयोटा साइन एक्स, उसको मैं रैशनलाइज करके लिख रहा हूँ। अब पूरा पूरा लिखने में बोर हो रहा है, तो 3 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये बन रहा है डिनोमिनेटर में। तो वो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर? तो कैपिटल एस का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट गैदर कर लो। तो cos x इंटू साइन एक्स, cos x sin x एक टर्म बन रही है, प्लस sin x इंटू 3 माइनस cos x, ये तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट बन रहा है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में तो क्या बन रहा है? ओपन ही कर दो डिनोमिनेटर को। तो 3 का स्क्वायर 9, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 10, तो 10 माइनस 6 cos x ये बन रहा है बच्चों। अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेशन अब सुधर गया, तो 3 sin x अपॉन 10 माइनस 6 cos x, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बट फाइनल आंसर निकालने के लिए सॉरी, sin x की वैल्यू क्या गिवन थी? 1/3, तो ये क्या बन जाएगा? √8 मतलब 2√2। तो sin x अगर 1/3 था, तो cos x की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों? 2√2/3। तो cos x की वैल्यू का 2√2/3 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3 sin x अपॉन 10 माइनस 6 इंटू 2√2/3, तो कितना बन रहा है बच्चों? 1/10 माइनस 4√2। ठीक है, दिस इज द वे। आई होप ये समझा हो। दिस इज इट। तो ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था, बट दिया ओरिजिनली यू कुड नॉट जस्ट डायरेक्टली गेस कि कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। ओरिजिनली तो ये ट्रिको जैसा दिख रहा है, साइन थीटा अपॉन 3 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन ना, ये जीपी बन रहा है, बट वी कुड यूटिलाइज सिस थीटा की प्रॉपर्टीज वेल। ओके, तो बच्चों अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफिशियली खत्म हो गया है। मैंने काफी चीजें बाहर की भी बता दी, छोटी मोटी इधर उधर की जो भी बच रही थी सब बता दिया। तब अपना बस एक काम बच रहा है कि बुकलेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका बुकलेट जल्दी से सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर डू यू वांट टू कीप अ डाउट सेशन बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक? क्या आप डाउट सेशन रखना चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर? इफ यू वांट मी टू डिस्कस डाउट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई एम रेडी टू डू सो। नेक्स्ट वीक? अच्छा ओके, इस वीक नहीं करना क्या? मतलब देख लो जैसा आप लोगों को सही लगे, 1-2 वीक में भूल ना जाओ यार, ऐसा है। टेंटेटिवली कहना है कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या? 1A1 भी तो आपका ऑलमोस्ट हो गया होगा। यस सर। 1A1 भी तो हो गया होगा, 1C 2A और करके लिया। तो नेक्स्ट वीक आई एम कीपिंग अ डाउट सेशन, नॉट दिस वीक। नेक्स्ट वीक एक डाउट सेशन रख रहे हैं अपन पूरा लेक्चर में ही। अब वैसे अपने सेशन तो लगते नहीं है डाउट्स के, तो अपन एक प्रॉपर नेक्स्ट वीक जो भी लेक्चर होगा उसको अपन डाउट सेशन ही रखेंगे और उसमें ये डाउट्स ही डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, तो अभी अपना इस वीक अगर लेक्चर है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ ना। इफ वी हैव अ लेक्चर दिस वीक, डू वी हैव अ लेक्चर? अच्छा कल ही है अच्छा कल है तो ऑलराइट, तो कल है तो अरे यार ये तो अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट वीक अगर अपना कल लेक्चर है तो कल अपन वेक्टर 3D स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
विल बी स्टार्टिंग टुमारो, क्योंकि अब कुछ डिस्कशन तो है नहीं, तो टुमारो आई एम डूइंग वेक्टर 3D। ओके, वेक्टर 3D स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल। राइट, चलो तो आज के लिए इतना काफी है। ये घर पे क्वेश्चन एक तो बच रहा है, वो ट्राई कर लेना, कल अपन डिस्कस कर लेंगे। टुमारो वी स्टार्ट विद वेक्टर 3D। काफी लंबा चल गया यार अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, बीच में 4 वीक अपना एक लेक्चर ही हुआ था, तो उसके कारण स्ट्रेच हो गया 2-2.5 महीने फोकट। चलो बाय बाय, गुड 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 इवनिंग, गुड नाइट, चलो बाय, टेक केयर।